हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आईपीओस को लेकर कुछ नए रूल्स आ गए हैं। मतलब काफ़ी टाइम से हमने ये चीज़ डिस्कस नहीं की और काफ़ी लोगों के मन में कंफ्यूजन भी होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। तो जो नए रूल्स आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो मेन लाइन आईपीओस को लेकर, जो मेन लाइन आईपीओस आपको पता ही कि भाई 15,000 रुपए का लॉट साइज होता है। नॉर्मल जो आईपीओस चलते हैं वो। दूसरे हैं एसएमई आईपीओस, मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज आईपीओ, जिसके अंदर लॉट साइज 1,00,000 रुपए से ऊपर का लॉट साइज होता है। तो उन दोनों आईपीओस को लेकर कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये चीज़ें जानना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या है कि कन्फ्यूज़न होते हैं कि भाई कुछ जो रूल्स नए आए हैं उनको लेकर काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि भाई इस तरह से अप्लाई करें या नहीं करें, अभी नया रूल क्या है वो कुछ पता नहीं होता है। तो वो क्या है कि कंफर्म कर लेते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों को इन रूल्स के बारे में पता भी होगा और काफ़ी लोग क्या है कि डिमांड भी कर रहे थे कि भाई कुछ नए जो रूल आए हैं उनके बारे में डिस्कशन किया जाए। तो डिस्कशन करेंगे, उसी से क्या है कि सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी आगे, और आगे आपके लिए भी आसानी रहेगी, क्योंकि आईपीओस में हम रेगुलर अप्लाई करते हैं तो जानकारी सारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले मेन लाइन आईपीओस के रूल्स हम देख लेते हैं, फिर एसएमई आईपीओस के नए रूल्स हम देख लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट जो रूल आया है आईपीओ के लिए, मेन लाइन आईपीओस के लिए, भाई जो पहले जो लिस्टिंग होती थी T+6 डेज के अंदर, ये काफी लोगों को पता है कि अभी नया रूल आया है कि पहले T+6 डेज, मतलब आईपीओ जब क्लोज हो जाता है उसके 6 दिन बाद किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग होती थी और 3 दिन बाद उसका अलॉटमेंट हमें देखने को मिल जाता था। तो 6 दिन बाद लिस्टिंग होती थी, उसके बीच में अगर सैटरडे संडे आ गया या कोई छुट्टी आ गई स्टॉक मार्केट की, तो वो दिन काउंट नहीं होता था, वो एक्स्ट्रा दिन हो जाते थे। मतलब 8 दिन 9 दिन लग जाते थे लिस्टिंग होने में। ठीक है, अब नया रूल क्या है कि भाई T+3 डेज के अंदर कोई भी कंपनी लिस्ट हो जाएगी। T+3 डेज के अंदर मतलब आईपीओ क्लोज हो गया, मान लो 1 तारीख को क्लोज हो गया, फिर क्या है कि अगले 3 दिनों में, मतलब अगले 3 दिनों में लगभग 4 तारीख तक उस आईपीओ की लिस्टिंग हमें देखने को मिल जाएगी। बीच में अगर सैटरडे संडे आते हैं वो अलग काउंट होंगे। भाई अगर सैटरडे संडे आता है तो भाई 6 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी। तो इस प्रकार से भाई कोई छुट्टी भी आती है, अभी जैसे गांधी जयंती की छुट्टी आ गई, सैटरडे संडे आ गई, तो वो अलग से काउंट होते हैं। जैसे अभी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा हो रहा है, उसकी लिस्टिंग 3 अक्टूबर को है। आज गांधी जयंती की छुट्टी, कल सीधा 3 अक्टूबर को उसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो छुट्टियां जो है वो अलग से काउंट होगी। ठीक है, बाकी T+3 डेज के अंदर वो लिस्ट हो जाएगा, मतलब जो भी ओपन डेज हैं उसके अंदर, मंडे टू फ्राइडे के अंदर। तो ये नया रूल आया है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई आईपीओ क्लोज हो गया, उसके अगले दिन शाम 6 बजे से पहले या उसके बाद उसका अलॉटमेंट स्टेटस हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब जल्दी से अलॉटमेंट की जानकारी भी हो जाएगी। आईपीओ क्लोज हुआ, अगले दिन अलॉटमेंट की जानकारी, और तीसरे दिन हमें सीधा ही क्या आएगी, वो लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। मतलब अगले दिन अलॉटमेंट, उसके अगले दिन पैसे रिफंड हो जाएंगे और उसके अगले दिन लिस्टिंग हो जाएगी। ये सारी चीजें फटाफट हो जाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जिन जिन लोगों ने, मान लो बड़े HNI जो इन्वेस्टर होते हैं या बड़े QIB इन्वेस्टर होते हैं, वो लोन लेके अप्लाई करते हैं, तो पर डे का जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज है, वो ज्यादा लगता है। तो इसका क्या है कि उनको ब्याज भी कम लगेगा। दूसरा, लोगों के पैसे जल्दी फ्री हो जाएंगे, भले रिटेल इन्वेस्टर हो, छोटे इन्वेस्टर हो, उनके पैसे जल्दी फ्री होंगे। तो मान लो कोई नया आईपीओ आ रखा होगा तो उसके अंदर भी वो अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रूल क्या है कि अब सितंबर से लागू किया गया है। सितंबर से लागू ये किया गया है कि भाई वो अपनी मर्जी से इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। अभी तक क्या है कि जोर जबरदस्ती नहीं है। अभी चाहे तो वो T+6 डेज के अंदर भी लिस्ट करा सकते हैं, चाहे तो T+3 डेज के अंदर भी लिस्ट करा सकते हैं। अभी RR काबिल का आईपीओ आया था, उसने T+3 डेज के अंदर लिस्ट करवा दिया। अभी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आया है, वो भी T+3 डेज के अंदर लिस्ट होने जा रहा है। ऐसे भी 2-3 आईपीओ आए हैं जो T+3 डेज के अंदर लिस्ट हुए हैं। उसी प्रकार से दिसंबर से, अभी तो सितंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सितंबर से लेकर आप नवंबर तक मान लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब कंपनियां चाहे तो इस रूल को फॉलो करे, कंपनियां नहीं चाहे तो नहीं फॉलो करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिसंबर से ये रूल मैंडेटरी हो जाएगा। दिसंबर से हर कंपनी को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। और दिसंबर के बाद क्या है कि हर आईपीओ में T+3 डेज के अंदर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब काफी लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई सारे आईपीओ T+3 डेज में क्यों लिस्ट नहीं हो रहे, मतलब हर चीज कंपनी पर रूल लागू क्यों नहीं हो रहा। रूल कंपनी अपनी मर्जी से चूज कर सकती है। अभी चाहे तो T+3 डेज में लिस्ट कराएं, नहीं चाहे तो नहीं करवाएं। तो इस प्रकार अभी अपनी मर्जी से लागू करेंगे नवंबर तक, फिर उसके बाद क्या है कि दिसंबर से ये सारी चीजें मैंडेटरी हो जाएगी। कोई भी आईपीओ नया आएगा दिसंबर के अंदर तो उसको T+3 डेज के अंदर लिस्ट करवाना पड़ेगा। ये चीज क्लियर होगी। और ये रूल आपको कैसा लगा? फटाफट लिस्टिंग वाला, फटाफट क्या है कि हमारे पैसे भी फ्री हो जाएंगे। तो ये रूल आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे काफी अच्छा लगा ये रूल, और इससे जल्दी पैसे फ्री होंगे। और नई अलॉटमेंट मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट पैसे फ्री। और जैसे मान लो लास्ट दिन आपने अप्लाई कर दिया, आखिरी दिन आपने अप्लाई किया, अगले दिन अलॉटमेंट पता चल गया कि भाई हमें अलॉट हुआ है, नहीं हुआ, किसी के पैसे अगले दिन ही फ्री हो जाएंगे, नहीं हुए तो मतलब उसके अगले दिन तो हाथों हाथ फ्री हो ही जाएंगे।
तो फटाफट पैसे भी रिलीज हो जाएंगे और हमें नहीं अलॉट हुआ तो कोई दिक्कत, मतलब इतना गम नहीं लगेगा। नहीं तो हफ्ते हफ्ते भर तक हमें क्या है कि पैसे हमारे ब्लॉक रहते थे, अब इतना नहीं होगा। तो रूल तो काफी अच्छा है मेरे हिसाब से, आप भी अपनी राय मुझे बताइएगा। फिर दोस्तों दूसरा एक और सवाल आता है कि भाई नया एक रूल चेंज हुआ है कि थर्ड पार्टी यूपीआई के अंदर क्या होता है कि भाई जैसे आपका डीमेट अकाउंट है, आपने अपनी यूपीआई जो बैंक है मतलब फोन पे, गूगल पे, वहां से उस आईपीओ को अप्लाई कर दिया है, आपका ही बैंक अकाउंट से अप्लाई किया, ठीक है, आपका डीमेट अकाउंट और आपका यूपीआई जो भी फोन पे, गूगल पे। फिर काफी लोग क्या करते हैं कि भाई अपने मम्मी पापा का, अपनी वाइफ का अकाउंट होता है, उसका भी यूपीआई मतलब खुद से करते हैं, मतलब खुद के बैंक अकाउंट से उसके पैसे कटवा देते हैं, मतलब जो ब्लॉक अमाउंट है वो खुद के बैंक अकाउंट से करते हैं, वो थर्ड पार्टी यूपीआई हो गया। मतलब लोग अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार से करते हैं, पर उसके लिए भी अब नया रूल आ गया है कि भाई थर्ड पार्टी आप मत कीजिए, खुद के बैंक अकाउंट से कीजिए। जिसके भी डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं का बैंक अकाउंट यूज कीजिए। जैसे मम्मी का आप कर रहे हो तो मम्मी का बैंक अकाउंट यूज कीजिए, उनका फोन पे यूज कीजिए। अपनी वाइफ का कर रहे हो तो वाइफ का बैंक अकाउंट या उनका फोन पे यूज कीजिए। पापा का कर रहे हो तो पापा का फोन पे या जो भी यूपीआई है वो उनका यूज कीजिए। अब थर्ड पार्टी यूपीआई ये भी नहीं चलेंगे आने वाले टाइम में। अभी लगभग तो चल रहे हैं, मतलब अभी मैंने काफी टाइम से देख रहा हूँ कि भाई ये रूल तो कब का आ गया है, पर काफी लोगों के थर्ड पार्टी यूपीआई के अंदर अप्लाई भी हो रहा है और आईपीओ भी अलॉट हो रहे हैं। पर अब धीरे धीरे करके ये बंद हो जाएगा, इसीलिए अब जब भी आप अप्लाई करें तो कोशिश करें कि अपने ही बैंक अकाउंट से, मतलब जिसका डीमेट अकाउंट है उसी के बैंक अकाउंट से वो पैसे ब्लॉक हों, वो सबसे बढ़िया रहेगा। और अभी ये थर्ड पार्टी यूपीआई वाला ये भी बंद होने वाला है, ये चीज भी क्लियर है, ये भी एक नया रूल है। वैसे ये रूल मुझे लगता है कि थोड़ा असुविधाजनक है, क्योंकि काफी लोग क्या है कि इतने ज्यादा अकाउंट होल्ड नहीं कर पाते हैं। भाई मम्मी पापा हर कोई तो क्या है कि घर में फोन पे, गूगल पे इतना यूज नहीं करता है, तो क्या है कि घर में एक दो जनों के पास ही फोन पे या गूगल पे होते हैं बिजी, जो यूपीआई वगैरह है। तो इस कारण क्या है कि सबके अंदर क्या है कि सबके मोबाइल लेने पड़ेंगे, उसके अंदर फोन पे, गूगल पे डाउनलोड करके ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो किसी किसी लोगों के लिए झमेला है। वैसे सेफ्टी के लिए मुझे लगता है ये अच्छी चीज है, भाई सेफ्टी हो जाएगी, भाई उसी का बैंक अकाउंट, उसी का डीमेट अकाउंट, ये सेफ्टी के लिए तो अच्छा है, पर लोगों के लिए थोड़ा बर्डन वाली चीज हो जाएगी। आपको क्या लगता है? आपकी राय भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको बता दिया कि भाई बर्डन जैसा हो सकता है, मेरी राय मैंने बता दी, अब आपकी राय आपकी बताइए। फिर तीसरा एक नया रूल है भाई, अब यूपीआई के अंदर भी थोड़ा लिमिट बढ़ा दी गई है भाई। पहले जो है हम यूपीआई से अप्लाई करते थे तो 1 लाख रुपए तक की ही लिमिट होती थी, मतलब हम आईपीओ में अप्लाई करते थे तो 1 लाख रुपए से ज्यादा हम पैसे जो है ब्लॉक नहीं करवा सकते थे एक दिन के अंदर। अब नया रूल आ गया है भाई 5 लाख तक आप अभी जो अपने पैसे हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं यूपीआई से। मतलब अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हो, 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगा रहे हो, तो यूपीआई से आराम से लगा सकते हो। अब ये नया रूल, ये भी काफी अच्छी चीज है। अब ये यूपीआई के थ्रू हुआ है वैसे तो ये नया रूल आया है, ये काफी सुविधाजनक लगा मुझे भाई। 5 लाख तक लिमिट है, फिर उससे ऊपर अगर आपको लगाना है तो असबा नेट बैंकिंग के थ्रू लगा सकते हैं। अब असबा नेट बैंकिंग के थ्रू आईपीओ में कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए असबा नेट बैंकिंग आईपीओ, जयेश खत्री लिखकर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो वहां से आप देख लीजिएगा भाई उससे ऊपर एप्लीकेशन लगानी है, 5 लाख से ऊपर मतलब 10 लाख वाली जो एप्लीकेशन होती है वो लगानी है, तो वो कैसे लगाएं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रूल मुझे लगता है काफ़ी सुविधाजनक है, मतलब जिन लोगों के खाते में भाई 2 लाख से ऊपर पैसे पड़े हैं और असबा नेट बैंकिंग के थ्रू ये झमेला नहीं करना चाहते, सीधा यूपीआई के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बढ़िया है, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 रूल जो है नए आए हैं अभी मेनलाइन आईपीओस के लिए। वैसे काफ़ी लोगों को ये रूल पता है, पर काफ़ी लोगों को नहीं पता है, कन्फर्मेशन भी होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को नहीं भी पता है और काफ़ी लोग जो रेगुलर अपडेटेड रहते हैं उनको पता भी होता है, तो सबको जानकारी हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। फिर दोस्तों एक रूल एसएमई आईपीओ को लेकर भी आया है, तो वो भी हम जान लेते हैं। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और टेलीग्राम चैनल पर सीधा नोटिफिकेशन मिल जाता है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो एसएमई आईपीओ, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आईपीओ, जो कि स्मॉल कैप से भी काफी छोटी कंपनी होती है, मतलब इसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा होता है क्योंकि इसकी जानकारी हर जगह अवेलेबल नहीं रहती है। छोटी छोटी नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, नई नई कंपनीज होती हैं, उनको कुछ फंडिंग के लिए पैसे चाहिए होते हैं या कुछ भी करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई इसके अंदर लिस्ट करवा देते हैं एसएमई आईपीओ, एनएसई इमर्ज के अंदर या बीएसई एसएमई, इसका एक अलग एक्सचेंज आता है। एनएसई बीएसई अलग एक्सचेंज है, एक एनएसई इमर्ज और बीएसई एसएमई, तो ये दोनों अलग एक्सचेंज आते हैं, उसके अंदर ये लिस्ट करवा देते हैं।
जिससे क्या है कि फंडिंग भी मिल जाती है इन लोगों को, भाई किसी को लोन वगैरह चुकाना है या कुछ भी करना है, कंपनी की ग्रोथ करनी है। छोटी कंपनियां क्या करती है, वो एसएमई सेगमेंट के अंदर लिस्ट करवाती है। अब काफ़ी ऐसी छोटी कंपनीज होती हैं, मतलब आप यूं कह दें कि भाई दुकानदार होता है, भाई दुकानदार नॉर्मल कोई कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं, होलसेलर बड़े बड़े होते हैं जिनका सालाना व्यापार करोड़ों के अंदर होता है। तो ऐसी कंपनियां जो एसएमई के अंदर आती है, भले मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो कुछ भी कर रही हो, उनका मतलब जो रेवेन्यू है इतना ज़्यादा नहीं होता, भाई करोड़ों करोड़ों में नहीं होता रेवेन्यू, फिर भी वो कंपनियां लिस्ट होती है। मतलब इतनी छोटी कंपनीज होती है। तो अब आप सोचिए, दुकानों से भी छोटी कंपनियां, बड़े होलसेलर से भी छोटी कंपनीज होती है, वो उसमें रिस्क कितना ज़्यादा होगा, और उनकी जानकारी हर जगह अवेलेबल नहीं रहती है। हालांकि ये आईपीओ जब लेके आते हैं तो उनकी वेबसाइट वगैरह वो लॉन्च करते हैं, पर वो नई नई वेबसाइट होती है, मतलब वो फटाफट में वेबसाइट्स लेके आते हैं, उनकी भी पूरी प्रमाणिकता तो होती नहीं है कि भाई ये सही है या नहीं है। तो छोटी कंपनी इसका क्या होता है कि भाई पता नहीं चलता कि भाई ये सही कंपनी है या फेक कंपनी है, इसका कुछ समझ नहीं आता है, पूरी जानकारी अवेलेबल नहीं रहती है, तो इसके अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। पर ऐसा नहीं है कि भाई एसएमई आईपीओ के अंदर सारी कंपनियां अच्छी नहीं आती है, बहुत कंपनियां ऐसी होती है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करती है, और उन कंपनी में काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल भी होता है, बस उनको पैसों की ज़रूरत रहती है जो वो एसएमई आईपीओ से जुटा लेते हैं। तो काफ़ी कंपनियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ भी करती है। फिर एसएमई से वो क्या है कि स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर भी आती है, स्मॉल कैप से मिड कैप भी बनती है, तो वो धीरे धीरे करके ग्रोथ भी करती है। तो कुछ अच्छी कंपनीज भी होती है, पर अच्छी कंपनीज होती है तो वो तो ज़बरदस्त चल जाती है, पर कुछ अच्छी कंपनी नहीं होती है तो वो उसके अंदर डूबने का खतरा भी रहता है, वो डाउन भी चली जाती है। और अभी हाल ही में ऐसा हुआ है, काफ़ी एसएमई कंपनीज ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिए, 3 गुना 4 गुना 10-10 गुना तक के बाद में रिटर्न दिए हैं। पर कुछ कंपनियां ऐसी है कि भाई जो अपना इश्यू प्राइस है उससे कई गुना नीचे गिर गई है कंपनियां, तो ऐसी भी कंपनीज खूब है। इसीलिए सोच समझ के अप्लाई कीजिए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई एसएमई आईपीओ के अंदर तो मिनिमम 50 से 60% 70% जैसी डिमांड हो, फाइनेंशियली अच्छी कंपनी हो, उसका बिजनेस देखिए सेक्टर अच्छा हो, जिसके अंदर फ्यूचर के अंदर ग्रोथ हो, ऐसी कंपनीज में अप्लाई करने का ही सोचें। बाकी कंपनीज में आप दूर रहें तो ही बेहतर है। और इसके अंदर क्या होता है कि 100 करोड़ से छोटी कंपनियां होती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, 3-4 इन्वेस्टर ही क्या करते हैं, शेयर को चढ़ा भी सकते हैं गिरा भी सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज है और उनका वॉल्यूम छोटा होता है, तो शेयर मतलब शेयर वैल्यू भी छोटी होती है। तो वो कुछ बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो करोड़ों के अंदर मतलब शेयर खरीदते हैं मतलब बेचते हैं, तो वो क्या है कि शेयर को चढ़ा भी सकते हैं गिरा भी सकते हैं, तो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी रिस्क होती है। इस कारण क्या है कि सेबी ने थोड़े कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस किए हैं। हालांकि मुझे इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगे ये रूल्स रेगुलेशंस, थोड़े और रूल्स के अंदर चेंजेस किए जाने चाहिए, पर अभी कुछ और रूल्स लेके आई तो ये अच्छी बात है। पहला रूल है कि एएसएम अब इनके अंदर जारी कर दिया जाएगा। एएसएम क्या होता है, एडिशनल सर्विलांस मेजर। जैसे नॉर्मल शेयर्स होते हैं उसके अंदर एएसएम लिस्ट, जीएसएम लिस्ट आपने देखते होंगे, तो एएसएम लिस्ट इसके अंदर भी लेके आ रहे हैं। उसके अंदर क्या होता है कि भाई कोई भी शेयर होता है, नॉर्मल शेयर आपको पता ही कि भाई अचानक से एकदम चढ़ जाता है, फिर अचानक से एकदम तेजी देखने को मिलती है, लगातार कई दिन तक हमें सर्किट देखने को मिल जाते हैं अचानक से ही। तो ऐसी जो कंपनियां होती है जो अचानक से चढ़ती हैं, जिसके अंदर अचानक से सर्किट लगने लग जाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि एक रूल आता है भाई एएसएम लिस्ट वाला, एडिशनल सर्विलांस मेजर, उन पर एक्स्ट्रा नजर रखी जाती है। फिर उसके अंदर क्या किया जाता है कि भाई उनका अगर सर्किट होता है 20% का, तो उसको घटा के 10% भी किया जा सकता है, उसको घटा के 5% भी किया जा सकता है। जिस हिसाब से सहूलियत हो उस हिसाब से उसको क्या है कि अलग अलग लिस्ट के अंदर डाला जाता है। लिस्ट 1, 2 ऐसे अलग अलग टाइप की इनकी लिस्ट भी होती है। तो अब ये रूल क्या है कि एसएमई आईपीओ के लिए भी लाया जाएगा। एसएमई जो शेयर्स होते हैं उनके लिए भी रूल लेके आया जाएगा। भाई कोई भी शेयर है अचानक से चढ़ जाते हैं, छोटी कंपनीज होती है, तो कोई भी चढ़ा और घटा सकता है, तो उनके लिए भी एएसएम लिस्ट लेके आएंगे। फिर एडिशनल सर्विलांस मेजर होगा, एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाएगा। इनके ऊपर भी सर्किट चेंजेस होंगे, 20% से 10% या 5% होंगे, तो ये चीज़ अच्छी बात है। तो ये नए रूल लागू होंगे। फिर दूसरा जो नया रूल लागू होगा T2T सेगमेंट, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट वाला रूल, जिसके अंदर क्या होता है कि अभी एसएमई आईपीओ का हम बाय करते हैं, मान लो बाय कर दिया और उसी दिन हम उसको सेल भी कर सकते हैं, मतलब ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी एक नया रूल आएगा जिसके अंदर क्या होगा, T2T सेगमेंट के अंदर क्या होगा कि भाई अगर आपने आज बाय किया है तो आपको उसको डिलीवरी लेनी पड़ेगी, अगले दिन या उसके अगले दिन आप सेल कर पाओगे। मतलब जो नॉर्मली हम शेयर सेल करते हैं वैसे ही उसको डिलीवरी के अंदर सेल करना पड़ेगा, मतलब सेम इंट्राडे वगैरह अलाउड नहीं होगा। तो ये रूल्स भी शायद एसएमई आईपीओ के अंदर आने वाले हैं। और जैसे अभी T2T सेगमेंट के अंदर कंपनियां लिस्ट होती है स्मॉल कैप के अंदर, तो उनके 5% के सर्किट वगैरह होते हैं, तो शायद इसमें भी 5% के या 2% के कुछ सर्किट हो सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि भाई 2% के सर्किट हो सकते हैं एसएमईज के अंदर। तो ये रूल्स एसएमई आईपीओ के लिए लागू किए गए। मुझे लगता है इससे कोई खास इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। मुझे लग रहा है कि अगर एसएमई आईपीओ के अंदर अच्छी कंपनीज ढूंढनी है तो पहले ही आप आईपीओ लाने से पहले ही उन कंपनी का पूरा मतलब जांच पड़ताल कर लें, जो भी सेबी है या उससे रिलेटेड कोई भी टीम है,
तो वो जांच पड़ताल कर ले। उसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं, कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही होती है, उन्हीं को ही मौका देना चाहिए एसएमई आईपीओ के अंदर। ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? तो मुझे ऐसा लगा कि भाई पहले से उसकी स्क्रीनिंग करा दो, भाई पहले से उसको देख लो उसकी फाइनेंशियल सीट कैसी है, उसका सेक्टर कैसा है। अगर सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकता है तो उन्हीं कंपनियों को लिस्ट करवाओ। हर कंपनी लगातार लिस्ट होती जाएगी तो उससे ये क्या है कि भाई खराब कंपनियां भी आएगी, लोगों को नुकसान भी होगा। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ अच्छी जो क्वालिटी कंपनीज हैं उनको ही लिस्ट करवाओ, और उसके बाद क्या है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी कंपनी आएगी फिर वो ग्रोथ करे तो टेंशन वाली बात नहीं है, लोगों के पैसे भी सिक्योर रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है ऐसा रूल आना चाहिए भाई, आईपीओ आने से पहले कंपनी की पूरी स्क्रीनिंग हो जाए। अब देखते हैं ऐसे रूल्स मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर भी आएंगे। आपको क्या लगता है ये रूल कैसा है, ये जो एसएमई आईपीओ के लिए लाए गए रूल कैसे हैं, और पर्सनली जो मेरा व्यू मैंने बताया वो आपको कैसा लगा, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आईपीओ के सारे रूल्स मेन लाइन आईपीओ के लिए और एसएमई आईपीओ के लिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें क्लियर हुई होगी और जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। इससे क्या है कि आप आगे आईपीओ वगैरह में अप्लाई करेंगे तो आपके लिए भी आसानी रहेगी, और क्या है कि सहूलियत रहेगी भाई कैसे अप्लाई करें, किस तरह से अप्लाई नहीं करना है, सारी जानकारी आपको रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।